Good morning, all of you. Dear students, आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने बताया था कि व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस क्या होता है और परिणामी व्यतिकरण के लिए फार्मूला हमने डेरिवेट किया था और वहाँ पे समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ये सारी चीज़ें हमने आपको निकलवा दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण असंभव, कला संबद्ध स्रोत। तो आइए हम देखते हैं, ये हमारा टॉपिक से पहले समझने का प्रयास करते हैं कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी दो स्रोत ले लें, जैसे दो विद्युत बल्ब ले लें, दो लैंप ले लें, कुछ भी, दो मोमबत्ती ले लें, दो दिए ले लें, है ना, यानी आपसे कहा जाए कि कोई भी दो स्रोत हो, बस अगर दो स्रोतों को हम ले लें और एक स्क्रीन पर्दा ले लें और हम दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगिकाओं को अगर हम पर्दे पर गिराएं, उनके व्यतिकरण फ्रिंज को, व्यतिकरण प्रतिरूप को या फ्रिंज बोलते हैं। तो यदि हम व्यतिकरण प्रतिरूप को पर्दे पर देखें, दो अलग अलग स्रोत हों, दोनों से निकलने वाली जो तरंगिकाएं होती हैं उनके व्यतिकरण प्रतिरूप को यदि हम किसी स्क्रीन पे पर्दे पर देखें तो वह हमारा ऐसा नहीं लगता है कि वो अलग अलग फ्रिंजें बनती हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि अगर बिल्कुल एक जैसा स्रोत है तो होता क्या है कि जब दोनों स्रोतों से तरंगें चलती हैं तो आपस में मिलती जुलती चलती हैं और उनके अध्यारोपण से ऐसा लगता है कि दोनों एक समान रूप से चल रही हैं, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये हमारी दृष्टि निर्बंधता होती है, अर्थात हमें ऐसा लगता है कि दोनों समान रूप से चलती हैं, परंतु ऐसा कदापि नहीं होता है। दो अलग अलग स्रोत हों और दोनों से तरंगिकाएं चलती हों और उनके फ्रिज एक दूसरे से समान कला में हो, ये कदापि संभव नहीं है। तो प्रश्न ये है कि अगर दो अलग अलग स्रोत हों, अगर उनके बीच कलांतर नियत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तो वे कला संबद्ध स्रोत नहीं कहलाएंगे। यानी दो स्रोत कला संबद्ध तभी हो सकते हैं जबकि दो स्रोत हों और दोनों स्रोत से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच कलांतर नियत हो। नियत मतलब कि दोनों एक साथ एक रूप से चल रहे हों, एक डायरेक्शन में चल रहे हों, दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक हो, यानी सब कुछ बिल्कुल सेम हो, तो हम कहेंगे कि उनके कलांतर नियत हैं और कलांतर नियत होगा तो उसे हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। अब रही बात कि अगर दो अलग अलग स्रोत से हम कला संबद्ध स्रोत प्राप्त नहीं कर सकते हैं और हम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो ठीक वैसे ही एक बाप के दो बेटे बना लीजिए। जैसे एक हम कोई स्रोत ले लें, एक हमने कोई एक स्रोत मान लिया, ये कोई स्रोत है मान लिया जाए, ये हमारा हो गया कोई स्रोत, और हम किसी तरीका से एक स्रोत से हम दो स्रोत बना ले। यहाँ पे हम दो स्रोत बना लिए, एक स्रोत से दो स्रोत बना लिए। अब एक्चुअली क्या होगा कि ये एक स्रोत से जब दो स्रोत बनेगा तो इसके सारे गुण इस दोनों में मौजूद होंगे। अब इन दोनों से चलने वाली जो तरंगिकाएं होंगी उनके बीच कलांतर नियत हो सकता है और उसे हम कहेंगे कला संबद्ध स्रोत। तो आप इस बात को दिमाग में रखें, कभी भी आपसे कहा जाए कि कला संबद्ध स्रोत क्या है तो आपका जवाब होगा कि कला संबद्ध स्रोत यानी ऐसे स्रोत जिनके दो स्रोतों के बीच कलांतर नियत हो, और नियत कलांतर के लिए हम अलग अलग स्रोत से कला संबद्ध स्रोत प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किसी एक मूल स्रोत के दो स्रोत बनाने होंगे और उन दोनों स्रोतों से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच कलांतर नियत हो सकता है और तब हमें कला संबद्ध स्रोत प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ आइए हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि कला संबद्ध स्रोत के लिए आवश्यक क्या क्या चीज जरूरी है। शर्त, ये कला संबद्ध
स्रोत के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त कह लीजिए, प्रतिबंध कह लीजिए, है ना, जो भी कह सकते हैं आप। तो देखिए, पहली बात कि अगर दो स्रोत कला संबद्ध है तो पहली बात कि उनके बीच कलांतर नियत होनी चाहिए। पहली बात कि दोनों स्रोतों के बीच कलांतर नियत होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गया कि कला संबद्ध स्रोत हमें तभी प्राप्त होगा जबकि दोनों स्रोतों के बीच कलांतर नियत होना चाहिए। दूसरी बात कि इनके यानी इनके मतलब दोनों स्रोतों के, क्या देखिए, दोनों स्रोतों के तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्तियां समान होनी चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट रहा कि दोनों स्रोत जो भी होंगे उन दोनों स्रोतों के तरंग दैर्घ्य और आवृत्तियां बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तीसरी बात हो रहेगा कि आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट रहा कि आयाम या तो बराबर हो तो अच्छी बात है, और बराबर नहीं है तो लगभग बराबर, यानी दोनों में अंतर मामूली सा होना चाहिए। तीसरी बात हो गई। अब आइए चौथे पॉइंट पर हम चलते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है कि ये जो दो स्रोत हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अति समीप होने चाहिए। यानी कि दोनों स्रोत जो होंगे, दोनों स्रोत एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए। ये दोनों स्रोत जो एक मूल स्रोत से जो भी दो स्रोत बनाएंगे वो दोनों स्रोत एक दूसरे से बहुत दूर तो नहीं होने चाहिए, वो जितना अधिक से अधिक पास हो उतना ही हमें फ्रिंज अच्छा प्राप्त होगा। तो ये दोनों स्रोत जो होंगे एक दूसरे के अति निकट यानी अति समीप होने चाहिए। और पांचवा हमारा पॉइंट होगा कि ये दोनों स्रोत जो बने हैं वो बहुत सूक्ष्म होने चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए। ये दोनों स्रोत जितने ही संकीर्ण से संकीर्ण होंगे उतना ही हमें अधिक से अधिक कला संबद्ध स्रोत प्राप्त होगा। यानी कि हमारे स्रोत जो होने चाहिए, स्रोत अति संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण का मतलब छोटा, सूक्ष्म, झिर्री सुई के नोक के बराबर, यानी इतना लगभग छोटा सा होना चाहिए। तो अभी हमारा आज का टॉपिक रहा कि दो स्वतंत्र स्रोतों से व्यतिकरण संभव, यानी कि दो अलग अलग हम स्रोत ले लें और उनसे हम व्यतिकरण प्रतिरूप पर्दे पर प्राप्त कर लें, यह कतई संभव नहीं है। अगर हम व्यतिकरण प्रतिरूप पर्दे पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ऐसे दो स्रोत लेने होंगे जिनके बीच कलांतर नियत रहना चाहिए। अब प्रश्न है कि दो स्रोतों के बीच कलांतर नियत कब रहेगा? तो इसके लिए जरूरी है कि यदि हम किसी भी एक स्रोत से, एक मूल स्रोत से हम दो स्रोत बना लें, एक ही स्रोत के दो स्रोत बना लें और उन दो स्रोतों से चलने वाली तरीकाओं के बीच हम कलांतर देखें तो हमें लगभग नियत मिल सकता है। यानी उनके बीच हम ये कला संबद्ध स्रोत बना सकते हैं उनको, और व्यतिकरण भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है कि दोनों स्रोत जो बने हुए हैं इनके बीच कलांतर नियत होना चाहिए। दूसरी बात कि इनके तरंगदैर्घ्य और आवृत्तियां बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए, ये दोनों स्रोत एक दूसरे के अति समीप होने चाहिए, और पांचवी बात रहा कि ये स्रोत जो होने चाहिए वो अति संकीर्ण होने चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।
कि दो स्रोतों से कभी भी हम व्यतिकरण प्रतिरूप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए जो भी चीज़ें हम बताए हैं इसे आप तैयार करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थॉमस यंग का प्रयोग। तो आइए हम इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, तब हम बताएंगे आपको थॉमस यंग का प्रयोग। तो हमने आपको बता दिया कला संबद्ध स्रोत। तो कला संबद्ध स्रोत के बाद अब हम चलते हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। तो जैसे हमने ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण पढ़ा, ठीक उसी तरह से प्रकाश तरंगों में भी व्यतिकरण होता है। तो यदि हम कोई एक मूल स्रोत मान लें, मूल प्रकाश स्रोत, कोई एक मूल प्रकाश स्रोत हो और उसी से हम दो स्रोत बना लें, तो उन दोनों स्रोतों से चलने वाली तरंगों के बीच भी कलांतर स्थिर रहता है। तो उसे कहते हैं हम लोग प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। यानी कि ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण और प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण दोनों सेम होगा। ध्वनि तरंगों में ध्वनि स्रोत होगा और प्रकाश तरंगों में प्रकाश स्रोत होगा। यानी कि अगर किसी एक मूल प्रकाश स्रोत से हम दो स्रोत बना लें, तो उन दोनों स्रोतों से चलने वाली तरंगों के बीच कलांतर नियत रहता है। इस घटना को हम कहेंगे प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। इसमें भी सेम होता है, जब दोनों तरंगें एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। इसी घटना को हम प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। अब इसके संबंध में थॉमस यंग, आपका नाम है यहाँ पे थॉमस यंग। थॉमस यंग ने इसका एक प्रायोगिक प्रयोग किया सन 1801 में। सन 1801 में थॉमस यंग ने इसको प्रयोगात्मक रूप से दिखाया। क्या दिखाया? तो आइए जरा केयरफुली आप सुनिए। उसने 3 पर्दा लिया। ये हमारे पर्दे का नाम L, M और N। हमने 3 पर्दा आपको दिखाया है, L, M और N। 3 पर्दे हो गए। इन 3 पर्दों में हम पर्दा L में एक छोटा सा छिद्र कर लेते हैं। इस छोटे से छिद्र, इसका नाम हमने रख दिया S। और यहाँ पर हम एक वर्णी स्रोत, कोई भी एक वर्णी स्रोत यहाँ पे रख देते हैं। यानी एक वर्णी का मतलब एक रंग का प्रकाश। प्रश्न है कि एक रंग का क्यों, एक वर्णी क्यों? तो आप जानते हैं कि अगर श्वेत प्रकाश को लिया जाए तो उसमें कई रंग होते हैं, सभी रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। जबकि कला संबद्ध स्रोत के लिए दोनों तरंगों के बीच कलांतर नियत होना चाहिए और इसके लिए तरंगदैर्घ्य और आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम एक वर्णी प्रकाश लेते हैं। तो आइए यहाँ एक वर्णी प्रकाश से इसको प्रकाशित किया जाता है। इसके ठीक सामने जो पर्दा M है, इसमें हम 2 छिद्र करते हैं। यहाँ देखिए S1 और S2। ये दोनों छिद्र जो हैं S के बिल्कुल सामने न होकर थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे होंगे। लेकिन जितनी दूरी S से S1 की होती है उतनी ही दूरी S से S2 की होती है। यानी S1 और S2 ये दोनों एक दूसरे से समान दूरी पर, यानी कि S से जितनी दूरी S1 की, S से उतनी ही दूरी S2 की होती है। और ये S1 S2 S के ठीक सीध में ना होकर थोड़ा ऊपर और नीचे होगा। और यहाँ से जब एक वर्णी प्रकाश चलता है तो ये S1 और S2 पर आके गिरता है। और S1 S2 पर जब गिरता है तो S1 S2 भी एक नए स्रोत का कार्य करते हैं। जैसा कि आप पीछे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत पढ़े हैं। तो ये S1 S2 नए स्रोत का कार्य करेंगे जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं और ये तरंगिकाएं आपस में मिलती हैं, अध्यारोपित होती हैं। तो उसने देखा, किसने? थॉमस यंग ने, कि जो पर्दा L है यहाँ पर कुछ व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई दिया, फ्रिंजें दिखाई दी। कैसा? तो बीच में यहाँ ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, इस टाइप से कुछ ब्राइट डार्क। सेंटर में ठीक बीचों बीच में एक ब्राइट फ्रिंज मिला। उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे डार्क
ब्राइट, डार्क, ब्राइट, इस टाइप से। सेंटर में ब्राइट फ्रिंज का मतलब कि दीप्त फ्रिंज बनता है, चमकीला, और इसके बगल में अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, ऐसे टर्न करके दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त ऐसे फ्रिंज बनता है। और ये सभी फ्रिंजों जो है पट्टी, इसको पट्टी भी कह सकते हैं आप, सभी पट्टियां समान मोटाई की थी, चाहे वो दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, उनकी मोटाइयां समान पाई गई और सेंटर में हमेशा दीप्त फ्रिंज बना। इसका कारण क्या रहा? तो इसका कारण ये रहा, इसकी व्याख्या हम करके आपको बताते हैं। इसका रीजन क्या है, व्याख्या देखिए इसका। तो यहां से जब एस पर हम एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो एस से चलने वाला प्रकाश S1 और S2 पर गिरेगा। ये S1 S2 एक नए स्रोत का कार्य करेंगे जिससे द्वितीयक तरणिकाएं चलेंगी, और ये तरणिकाएं श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं। ऐसे देखिए, हमने श्रृंग को ऐसे दिखाया है और गर्त को ऐसे डॉटेड लाइन से। ये श्रृंग हो गया, ये आपका गर्त हो गया, ये श्रृंग हो गया, ये आपका गर्त हो गया, फिर ये श्रृंग हो गया, ये आपका गर्त हो गया। इसी टाइप से यहाँ S2 से भी देखिए, ये श्रृंग, ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त, इस टाइप से श्रृंग और गर्त के रूप में ये तरणिकाएं चलती हैं। अब होता क्या है देखिए कि S1 जो है इसका श्रृंग अगर S2 के श्रृंग से मिलेगा, जैसे देखिए ये श्रृंग है और हमारा ये देखिए S2 का श्रृंग ये लाइन है और S1 का ये देखिए, यहाँ पे ये ध्यान दिया जाए, दोनों का कंटिन्यूअस लाइन, रेगुलर जो लाइन है वो श्रृंग को बता रहा है और डॉटेड जो लाइन है वो गर्त को बता रहा है। तो यहाँ देखिए इसका कंटिन्यूअस और इसका कंटिन्यूअस मिला है, या देखिए ये जो डॉटेड लाइन है, देखिए ये डॉटेड लाइन है इसका और हमारा ये दूसरे का ये, तो जहां डॉटेड से मिलेगा या कंटिन्यूअस लाइन से मिलेगी, तो इसका मतलब कि श्रृंग से मिलेगा, पहले तरणिका का श्रृंग दूसरे के श्रृंग से, या पहले का गर्त दूसरे के गर्त से मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर तरंगें, दोनों तरणिकाएं समान कला में होती हैं, और जब ये तरणिकाएं समान कला में होंगी तो वहां पर आयाम मैक्सिमम होगा, और आयाम मैक्सिमम होगा तो तीव्रता भी मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगा। तो जब पहले तरंगिका, देखिए S1 से चलने वाली तरंगिका और S2 से चलने वाली तरंगिका, दोनों का श्रृंग से मिले या गर्त से मिले। देखिए ये श्रृंग है और इसका ये श्रृंग है, ये देखिए, ठीक है, या देखिए ये आपका ये गर्त है और ये गर्त है, तो ये गर्त मिल गया। तो श्रृंग से या गर्त से मिलेगा तो वहां आयाम अधिकतम होगा। इस लाइन को कहते हैं प्रस्पंद रेखा। इस लाइन को जहां श्रृंग से मिलेगा या गर्त से मिलेगा, उस लाइन को कहते हैं प्रस्पंद रेखा। उस पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट को कहेंगे प्रस्पंद बिंदु। जहां पर आयाम अधिकतम होगा उसे कहेंगे प्रस्पंद बिंदु। उस रेखा को कहते हैं प्रस्पंद रेखा, ठीक है। और वहां पर दीप्त फ्रिंज बनेगा, जहां आयाम अधिकतम होगा वहां तीव्रता अधिकतम होगी, वहां पर दीप्त नहीं, ध्यान दीजिएगा, दीप्त हमेशा बनता है कहाँ पे, जहां श्रृंग पहले का श्रृंग दूसरे के श्रृंग से या पहले का गर्त दूसरे के गर्त से मिलेगा, तो उस बिंदु पर आयाम अधिक होगा तो तीव्रता अधिक होगी, उसे प्रस्पंद बिंदु कहेंगे, उन रेखा को प्रस्पंद रेखा कहेंगे, और वहां पर दीप्त फ्रिंज बनेगा, ये जिसे हम ब्राइट P से प्रदर्शित करेंगे। और यदि पहले का श्रृंग, देखिए पहले का श्रृंग दूसरे के गर्त, देखिए डाट है, ये दूसरे का डाट है, पहले का श्रृंग है, ये यहाँ देखिए, तो ये जो है पहले का श्रृंग दूसरे के गर्त से मिले या पहले का गर्त दूसरे के श्रृंग से मिले, ये हमने बताया कि इसको हम कहते हैं श्रृंग और इस लाइन को हमने गर्त बोला है। तो यदि श्रृंग से मिलेगा तो आयाम अधिकतम होगा, या गर्त से मिलेगा तो भी आयाम अधिकतम होगा, लेकिन यदि ये श्रृंग हो और ये गर्त हो तो यहाँ पर आयाम
कम होगा, मिनिमम होगा। तो ध्यान देना बस यही बात कि यदि दोनों का श्रृंग मिले या दोनों का गर्त मिले तो आयाम मैक्सिमम तो तीव्रता मैक्सिमम, और वहां पर दीप्त फ्रिंज बनेगा। और यदि पहले का श्रृंग दूसरे के गर्त से मिले या पहले का गर्त दूसरे के श्रृंग से मिले तो वहां पर विपरीत कलाओं में मिलती हैं, वहां पे आयाम मिनिमम होगा तो तीव्रता भी मिनिमम होगी। उसे कहेंगे निस्पंद बिंदु, और उन रेखाओं को कहते हैं निस्पंद रेखा। और इस तरह से ये त्रिकाएं क्रम से क्रमित रूप में एक दूसरे के बाद एकांतर क्रम में मिलती रहती हैं, जिससे पर्दा एन पर एकांतर क्रम में ब्राइट डार्क दीप्त अदीप्त फ्रिंज बनता रहता है। और ये फ्रिंज जो होती हैं सबकी चौड़ाइयाँ यानी मोटाइयाँ बराबर होती है, चाहे वो दीप्त हो चाहे वो अदीप्त हो। ऐसा नहीं होगा कि 2-4 दीप्त 5-7 अदीप्त बन जाए, कभी नहीं। ये एकांतर क्रम में ही बनेगा। ब्राइट हमेशा केंद्र में ब्राइट बनेगा, केंद्र के दोनों साइड देखिए डार्क, फिर ब्राइट डार्क नीचे भी और ऊपर भी, और इसी क्रम में बनता है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग व्यतिकरण प्रतिरूप। इन फ्रिंजों को कहते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं, या इसको कहते हैं फ्रिंज। जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है पट्टी, इसको व्यतिकरण प्रतिरूप या फ्रिंजे कहते हैं। और इन फ्रिंजों की चौड़ाई आप मापकर तरंग दैर्घ्य की गणना कर सकते हैं। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आता है एग्जाम में कि फ्रिंज की चौड़ाई मापकर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप एकदम नोटबुक पे और कॉपी, नोटबुक यानी कॉपी जो भी कह लीजिए, और पेन आप लेके तैयार रहेंगे। और वैसे तो आपको पीडीएफ के द्वारा नोटबुक दिया जाएगा, फिर भी आप अपने से नोटबुक भी तैयार करें, ज़्यादा अच्छा होगा। और एक बात मैं बार बार कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे सभी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को आप ऑल पे कर दें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जरूर देखें, देखना ना भूलें।